सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तनों की क्या है? श्रृंखला। उसके बाद अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जो आधारभूत, जो बेस है, जो आधारभूत सुविधाएं जिन बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं, आधारभूत सुविधाएं क्या होती हैं? जो मिनिमम, कम से कम जो सुविधाएं मिलनी चाहिए किसी को, वो होती हैं आधारभूत सुविधाएं। अगर किसी बच्चे को वो आधारभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है तो उसे किस रूप में हम वर्गीकृत करेंगे? क्या वो अपराधी है? जी नहीं। क्या वो विशिष्ट है? जी नहीं। क्या प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक है? क्या पिछड़ा बालक है? जी नहीं, पिछड़ा नहीं कह सकते हम उसको कहेंगे हम प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। एक ऐसा बालक जिसकी जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो वो हैं घर की, बाहर की, समाज की, जो भी उसकी जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है। अगर उसको आधारभूत, मूलभूत, जो आधारभूत और मूलभूत जो सुविधाएं, बेसिक जो सुविधाएं हैं, किसी बच्चे को पढ़ने के लिए एक लाइट चाहिए, अगर उसके पास लाइट अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब क्या है? उसके पास मूलभूत चीज है वो भी अवेलेबल नहीं है। अगर वो मूलभूत सुविधा उसके पास अवेलेबल नहीं है तो वो क्या है? प्रतिकूल परिस्थिति में पल रहा है वो बालक। ठीक है, इसका उत्तर हो गया प्रतिकूल परिस्थिति में पढ़ने। गुरु जी को नमस्ते। नमस्ते भैया जी, नमस्ते। आपको भी नमस्ते भैया। निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? मेला एडजस्टमेंट बताना है। इसमें क्या बताना है? जो समायोजन है वो नहीं हुआ है। एक होता है एडजस्टमेंट, समायोजन, और इसमें क्या पूछा है? कुसमायोजन, मतलब मेला एडजस्टमेंट, समायोजन नहीं हुआ है या गलत हुआ है। आक्रामकता, चिंता, असुरक्षा, उदासीनता। देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, चारों के चारों जो व्यवहारात्मक जो लक्षण है ये कुसमायोजन के ही लक्षण है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो हावी होता है वो होता है आक्रामकता। जो समायोजन और कुसमायोजन है उसमें ये अंतर है। जो समायोजित बच्चा होता है वो शांति प्रिय, सामंजस्य बैठा के रहता है, और जो बच्चा कुसमायोजित है, जिसका समायोजन के विपरीत चला गया, एक तो असमायोजित है, एक होता है कुसमायोजित, उसका मतलब है विरोधी है, जो समायोजन उसका नहीं हुआ लेकिन वो विरोध पे उतर गया, तो वो क्या होगा? आक्रामक। ये उसमें सबसे ज्यादा मिलता है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? आक्रामकता। ठीक है साहब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड है, CWSN है, उनके साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, भिन्न शिक्षण विधियां, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है बताना है। पाठ्यक्रम है जो उसका विभिन्नीकरण है वो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, क्योंकि जो बच्चा है जिसको जो पाठ्यक्रम बनाया है, अगर उस पाठ्यक्रम में जो बच्चे के लिए जो पाठ्यक्रम बनाया है उसको कौन पढ़ेगा? बच्चा। अब वो बच्चा जिस पाठ्यक्रम को पढ़ रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से उससे संबंधित हो गया ना। भाई कोई बच्चा है उसको प्रत्यक्ष रूप से पढ़ रहा है पाठ्यक्रम को, ये हो गया प्रत्यक्ष। उसके बाद भिन्न शिक्षण विधियां, जो भी शिक्षण विधियों का उपयोग उसके पास टीचर, उसके सामने टीचर कर रहा है, जिस भी शिक्षण टीचर पढ़ा रहा है तो उस बच्चे को इंडिविजुअल को डायरेक्टली पढ़ा रहा है, तो इसका प्रत्यक्ष संबंध हो गया बच्चे से। उसके बाद विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण, किसी भी विशेष प्रकार की गतिविधियों के लिए उसको तैरना सिखा रहे हैं, तो तैरना सिखाने के लिए उसको प्रशिक्षण दे रहे, तो डायरेक्टली संबंध हो गया ना उसका, कैसा। उसके बाद कौन सा रह गया? खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। जो खेल कूद है, जो अतिरिक्त गतिविधियां हैं, वो करना नहीं, उनका जो विकास है, उनका जो डेवलपमेंट है, वो उसके ऊपर वाली जो सब संस्थाएं बनी हुई हैं वो कर रही हैं। आप जब उनका प्रयोग होगा तो बच्चे को प्रत्यक्ष प्रभावित करेंगी, जब तक उनका डेवलपमेंट हो रहा है जब तक बच्चे को प्रभावित नहीं करती। ठीक है साहब, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद प्रश्न नंबर 34, पढ़ने से संबंधित अधिगम क्षमता को कहा जाता है? पढ़ने से संबंधित अधिगम क्षमता है जो उसको क्या कहेंगे हम? देखो गणित से अभी बताया था 3 है, तीनों को याद रख लेना।
गणित से डिस्कैलकुलिया, इसमें है, ऑप्शन में है ना, इसमें डिस्कैलकुलिया हो गई गणित के लिए। जो गणित से संबंधित जो विकृति है वो किस में आएगी, डिस्कैलकुलिया में। और डिसलेक्सिया और ये क्या है, डिस्थाइमिया। तो इसमें ये दो ही दे रखी है, उन तीन में से इंपोर्टेंट है। जो डिसलेक्सिया है ये है पढ़ने से संबंधित, और डिसग्राफिया, डिसग्राफिया ये किससे संबंधित है, ये है लिखने से। अगर आपको इन तीन का पता है तो आपका बेटा गरक नहीं है, पार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। इनमें से कौन सी है जो लर्निंग प्रोसेस नहीं है। निम्न में से कौन सी चीज है जो बच्चे सिखाने से कुछ नहीं होता। प्रतिबिंबन जी है, तर्क जी है, कल्पना जी है, परिपक्वता मैच्योरिटी ये आनुवांशिक प्रक्रिया है, ये अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, इसको हम सिखा नहीं सकते हैं। तो परिपक्वता है, इसको सिखाया नहीं जाता है। और आप 1-2 मिनट के लिए रुकिए, विराम लीजिए, मैं पानी चाय। हाँ जी, आवाज आ रही है? सही आवाज आ रही है? आवाज चेक करते। हेलो, आवाज आ रही है ना? सही सही है। हाँ जी, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई।
जो अधिगम है, लर्निंग है, उसमें जो पुरस्कार और दंड है, इसकी जो अवधारणा है ये किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? क्वेश्चन नंबर 36। जो अधिगम है इसमें पुरस्कार और दंड के बारे में किसने बताया था? जो स्किनर साहब है उन्होंने पुनर्बलन को पूरी तरह से वो किया था परिभाषित। उसी के साथ साथ उन्होंने ये बताया था जो पुरस्कार है और जो दंड है वो कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 4 प्रकार के। 2 प्रकार के पुरस्कार और 2 प्रकार के दंड। 2 प्रकार के पुरस्कार कौन कौन से? सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक दंड और नकारात्मक दंड। इनके बारे में स्किनर साहब ने विस्तृत रूप से बताया था, जो अपनी कक्षा में डिस्कस किया हुआ है। अधिगम की अवधारणा के लिए कथन का सत्य नहीं है। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये है ना, कौन सा है ना, कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। क्या अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है? जी हाँ है। उसके बाद अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होते हैं। जी हाँ, अधिगम कैसा है? अपेक्षाकृत स्थायी है। उसके बाद अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है। जी हाँ, अधिगम एक्सपीरियंस से, अभ्यास से, बार बार क्रियाओं को दोहराने से बढ़ता है। उसके बाद अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। जी नहीं, अधिगम जन्मजात प्रक्रिया नहीं है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? वातावरणीय प्रक्रिया है। अधिगम कैसे आता है? वातावरण से आता है, ना कि जन्मजात होता है। ठीक है सब। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 38। इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। अधिगम को किसके द्वारा समझाता है? जो पावलोव साहब हैं उन्होंने अधिगम है उसको किसके द्वारा समझाया था? उन्होंने बताया था एसोसिएशन के बारे में, सहचर्य के बारे में, जो कंडीशनिंग है उसके बारे में। जो पावलोव साहब हैं ये कैसे अधिगम करवाते थे? सहचर्य स्थापित करवा के, स्टेमुलस 2 स्टेमुलसों को सहचर्य साथ साथ चला के। तो जो सहचर्य है वो किन के मध्य होता था? स्टेमुलस के। और जो कंडीशनिंग थी, जो अनुबंध था, वो किन के मध्य बनता था? जो उद्दीपक है और अनुक्रिया है उनके। देखो ये 2 बातें आप याद रख लेना, ये प्रश्न आ सकता है, थोड़ा डीप जाएगा तो सहचर्य है, सहचर्य, और एक है क्या? कंडीशनिंग, बोले तो अनुबंधन, अनुबंध या अनुबंधन भी बोलते हैं ना। जो सहचर्य है ये किन के मध्य बनता है? सहचर्य का मतलब है साथ साथ चलना। जो पावलोव साहब थे वो साथ साथ किस चीज को चला रहे थे? भोजन को और घंटी को, भोजन को और लाइट को। तो 2 चीज थी, वो क्या थी? उद्दीपक, दीपक और उद्दीपक। उद्दीपक और उद्दीपकों के मध्य क्या होता है? सहचर्य। ये बात याद रख लेना, क्योंकि पावलोव साहब ने घंटी और भोजन को साथ साथ दिया था। सहचर्य किन के मध्य था? 2 उद्दीपकों के मध्य। और जो अनुबंध था वो किन के मध्य बनवाया था? उद्दीपक और अनुक्रिया, अनुक्रिया। ठीक है, तो ये प्रश्न आ जाए जैसे जो सहचर्य है ये किन के मध्य स्थापित किया गया था? उद्दीपक, 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 अनुक्रिया, उद्दीपक या कोई और ऐसे करके 4 ऑप्शन आ जाए तो इसका उत्तर क्या करेंगे आप? उद्दीपक, उद्दीपक। और अनुबंध किन के मध्य बनता है? उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य। ठीक है सब क्लियर? तो ये जो किसके सिद्धांत में किसके द्वारा समझाया गया था? सहचर्य के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। और जो इसमें इस क्वेश्चन में जो और चीजें हैं, जो पुनर्बलन है ये स्किनर साहब ने बताया था ऑपरेंट कंडीशनिंग में। अनुकरण है ये स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी में उन्होंने बताया था थॉर्नडाइक साहब ने। जो अंतर्दृष्टि है ये कोहलर ने बताया था। ठीक है, उसके बाद शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा शिक्षण का प्रकार है जो शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है?
जो कॉग्निटिव शिक्षण है, संज्ञानात्मक शिक्षण है, जो मानसिक क्षमताओं का जिसमें उपयोग कर रहे हैं, उसमें जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उनको पूरा कर पा रहे हैं या नहीं, ये बताओ आप। कर पा रहे हैं, क्योंकि भाई शिक्षण का उद्देश्य ये एक है कि जो मानसिक क्षमता है उनका विकास हो। उसके बाद वर्णनात्मक शिक्षण, वर्णन करके हम शिक्षण करा रहे हैं, तो इसमें जो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि वर्णन से सिखाएं, कैसे भी सिखाएं, सिखाना है शिक्षण में, तो ये हम पक्का नहीं कह सकते। उसके बाद भावात्मक शिक्षण, जी हाँ भावात्मक शिक्षण है, इमोशनल जो एजुकेशन है वो जरूरी है, इमोशनल एजुकेशन देते हैं, जी हाँ। उसके बाद साइकोमोटर मनोगत्यात्मक शिक्षण है, जी हाँ मनोगत्यात्मक भी है। तो इसमें कौन सा उत्तर हो गया, वर्णनात्मक शिक्षण, इस पर आधारित नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 40, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एक के द्वारा विशिष्ट समस्या के समूह का विधि को क्या कहते हैं। जो नैसर्गिक विचार हैं उनकी सूची में एक के द्वारा विशिष्ट समस्या है, उनको समूह की जो विधि है उसको क्या कहते हैं। जो नैसर्गिक समस्या है उसके समाधान के लिए जो विचारों से जो हम किसी चीज की समस्या है उसका जो समाधान खोज रहे हैं, कोई भी हमारी समस्या है, हम उस समस्या का समाधान विचारों से, चिंतन से, तर्क से खोज रहे हैं, तो इसमें हम किस चीज का उपयोग कर रहे हैं, सबसे पहली बात है कॉग्निशन का उपयोग कर रहे हैं, मस्तिष्क का उपयोग कर रहे हैं। तो इसमें ऐसी कौन सी विधि है जिसमें मस्तिष्क का उपयोग हो रहा है, मस्तिष्क विप्लव में हो रहा है, स्वामित्व अधिगम में नहीं हो रहा है, समस्या समाधान युक्ति में हो रहा है, और अन्वेषण में भी मस्तिष्क का हो रहा है। लेकिन नैसर्गिकता से जो मूल रूप से जो नैसर्गिक जो विचार आ रहे हैं अगर उनसे हो रहा है तो इसको बोलेंगे मस्तिष्क विप्लव विधि। बोले तो ब्रेन स्टॉर्मिंग, मानसिक उद्वेलन, मस्तिष्क उद्वेलन विधि। मस्तिष्क उद्वेलन विधि, हमारे दिमाग में हम रई चलाते हैं और घी निकालते हैं, किसी समस्या का को जो एग्जैक्ट समाधान है वो निकालते हैं मस्तिष्क में, उसके बारे में विचार कर करके। तो ये कौन सा हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग या मस्तिष्क विप्लव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा भूमिका है वो किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, ये बताना है। इसमें क्लास में जो हम अधिगम करा रहे हैं उस अधिगम में जो अभिप्रेरणा है उसकी जो भूमिका है वो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित किस में नहीं है। अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन है ना, उसकी भूमिका बतानी है। प्रगति तथा परिणामों का ज्ञान, जो प्रगति और परिणामों का जो ज्ञान है वो मोटिवेशन से इफेक्टिव है, प्रभावित है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। उसके बाद अंतर्वैयक्तिक समायोजन, जो इंटरपर्सनल जो एडजस्टमेंट है, एक दूसरे के साथ जो समायोजन है वो अभिप्रेरणा से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है या नहीं है, वो संबंधित नहीं है। उसके बाद प्रशंसा एवं आलोचना, प्रशंसा और आलोचना मोटिवेशन से सीधा सीधा संबंधित है। भाई अगर किसी की हम प्रशंसा हो रही है या आलोचना हो रही है, इसको हम सीधा कह सकते हैं कि ये सीधे रूप से प्रभावित है भूमिका से। उसके बाद आकांक्षा स्तर, किसी की कोई आकांक्षाएं आशाएं हैं तो वो जो ये है क्या नाम है अभिप्रेरणा, इससे सीधे सीधे प्रभावित होती है। मोटिवेशन है जो वो आकांक्षाओं को प्रभावित करता है सीधे सीधे। तो इसका उत्तर हो गया अंतर्वैयक्तिक समायोजन, इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट, एक दूसरे के साथ जो समायोजन स्थापित करना है, इससे मोटिवेशन का कोई ज्यादा खास लेना देना नहीं है। ठीक है साहब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण, कॉन्सेप्चुअल मेकिंग, कॉन्सेप्ट्स बनाना है ना, कॉन्सेप्ट मैप, कॉन्सेप्चुअल मैप किसके द्वारा मुद्रावित किया गया है। ये जो कॉन्सेप्ट जो शिक्षा में जो है, ये जो अवधारणा मानचित्रण है, ये किसके द्वारा बताया गया था, इसका उत्तर बताना है अपन को। तो ये सीधा सीधा याद रख लेना, जोसेफ डी नोवाक साहब ने बताया था। किसने बताया था, जोसेफ डी नोवाक साहब ने। उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन
सत्य नहीं है। इसमें किस चीज पे ध्यान करना है? नहीं पे, है ना। इसमें 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। 14 वर्ष के बालक के लिए 6 से 14 वर्ष तक हाँ होनी चाहिए, ये सही है। उसके बाद विद्यालय प्रबंधन समिति का SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रावधान है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन। उसके बाद है अध्यापकों के लिए प्रति सप्ताह प्रति माह न्यूनतम 60 घंटे का कार्य कि नहीं, प्रति सप्ताह 45 घंटे बताया था। इसमें कितना बताया था? 45 घंटे प्रति सप्ताह। और ये सारी की सारी चीजें इससे संबंधित हैं। ये सत्य हैं 3 और ये लास्ट वाली सत्य नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर क्या है? प्रति सप्ताह 45 घंटे। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में योगदान किसने नहीं दिया है? इसमें बताना है किसने योगदान नहीं दिया है। ये नहीं बताना है किसने योगदान दिया है, इसमें बताना है किसने योगदान नहीं दिया है। फूटलेविन साहब का इसमें सीधा सीधा योगदान था, और बंकिंगम साहब का भी था। स्टीफन एम कोफे का नहीं था, कोरे का था। स्टीफन एम कोरे का था, तो इसका उत्तर क्या होगा? स्टीफन एम कोफे। इन्होंने कोई योगदान नहीं दिया। हम इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते। क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षा मनोविज्ञान स्तर के मापने का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान स्तर के मापने का, शिक्षा मनोविज्ञान में स्तर के मापने का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। न्यूनतम प्रयोग किस में किया जाता है? ठीक है साहब, ये बताना है हमको। नामक मापनी नहीं, क्रम सूचक मापनी जी नहीं, ये अनुपातिक मापनी का किया जाता है। इसमें अनुपातिक मापनी का है। अनुपात के हिसाब से मापते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। इसमें ना समान अंतराल मापनी का भी नहीं किया। ठीक है साहब।